नमस्कार। पब्लिक इंडिया 9 AM संस्करण में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हिजम राजेंद्र साहब सोशल पॉलिटिकल एनालिस्ट और मैती कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है हिजम भाई आपका। नमस्कार जी, और धन्यवाद। जी जी, आज सुबह एक खबर आई थी जिसमें ये खबर पहले फ्लैश न्यूज चली कि जनता दल यूनाइटेड ने भारतीय जनता पार्टी से अपना समर्थन फिर से वापस ले लिया है। हालांकि मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि स्टेट असेंबली मणिपुर में 6 एमएलएस थे जनता दल यूनाइटेड के, जिसमें से 5 एमएलएस डिफेक्ट कर गए थे भारतीय जनता पार्टी में, जिनका अभी केस ट्राइब्यूनल में चल रहा है। ट्रायल अंडर 10th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पीकर ट्राइब्यूनल के अगेंस्ट स्पीकर ट्राइब्यूनल में अभी ये केस चल रहा है। एक अकेले अब्दुल नासिर जो हैं वो इनके एमएलए हैं, जो ऑपोजिशन बेंच में बैठे थे जब पिछली असेंबली लगी थी। और वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जनता दल यूनाइटेड मणिपुर स्टेट के एच बीरेन्द्र सिंह, उन्होंने एक चिट्ठी दी गवर्नर को जिसमें उन्होंने क्लैरिफाई किया कि जनता दल यूनाइटेड अभी बीजेपी को सपोर्ट नहीं करता है और ऑपोजिशन बेंच में ऑपोजिशन एमएलए के तौर पर ही हमें रिकॉग्नाइज किया जाए, जिस पर उन पर कार्रवाई होती है और शाम आते आते उनको पार्टी से निलंबित कर दिया जाता है। हालांकि निलंबन की चिट्ठी मेरे पास अभी नहीं आई है, पर मैं मान रहा हूं कि उनको निलंबित कर दिया गया है। हिजम भाई, ये सारा मामला क्या है और क्या हम मान सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर में इनको निकाला गया बाहर और कुछ लोग जनता दल यूनाइटेड के मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं दिखाई देना चाहते? हिजम भाई, देखिए, जो एंटी डिफेक्शन लॉ, आपने जिस धारा को जो बोला था उसको एंटी डिफेक्शन लॉ, जो सरल भाषा में जो लोग समझे उसकी अंडर ट्रायल है, अंडर ज्यूरिडिक्शन है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस 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 जिसने सरकार बनाई, जैसे आप क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र को महाराष्ट्र, देखिए, कर्नाटक, उसके गोवा। बाद जेएनयू को देखिए, जम्मू कश्मीर को देखिए। इसको अब मैं कोई शब्द तो नहीं कहना चाहूंगा, लोग कहते हैं उस चीज को, तो वो बड़ी थोड़ा सा एक सभ्य भाषा नहीं है, इसलिए हम हम्म कहना नहीं चाहूंगा। लेकिन उसके हम्म साथ जो लगे थे वो सब के सब जो है भस्म हो चुका है। जहां तक कि जो मणिपुर के जो एमएलए की जो बात कर रहे हैं, मणिपुर में भी जो है आने वाला समय पर बीजेपी के लिए बहुत बुरा होने वाला है। तो उस फ्यूचर को देख करके, उसकी भविष्य, अपनी भविष्य देख करके, मणिपुर से जहां जहां जहाज डूबता है सबसे पहले चूहा भागता है। तो उसी हम्म तरीके से मणिपुर से जो अपने साथ वाले जो है बीजेपी के साथ वाले जो है लोग उस जहाज से उतर के भागने लगे हैं। जहां तक कि जो जनता दल यूनाइटेड की जो बात है, उनकी उनकी जो मेन जो नीतीश बाबू जो है कोऑर्डिनेटर, जो कन्वेनर है हम्म उनका, उनके हम्म साथ जो है थोड़ा सा तालमेल, इवन जनता दल यूनाइटेड के अंदर भी जो है जैसे ललन बाबू है, उनके राजीव रंजन जी जो है, अब हम्म साफ साफ दिखाई देते हैं कि ये बीजेपी के ही पाला हुआ हम्म एक एक मतलब लगभग जो है जाने वाला है, या चले गए हम्म हैं, डिक्लेयर होने के बाकी है, या डिक्लेयर हम्म होने वाला है, कुछ ऐसे ही है। तो मणिपुर के संदर्भ में जो है आज के दिन पर उस बीरेन्द्र सरकार को कोई उससे असर तो नहीं पड़ेगा एक एमएलए चले जाने से, लेकिन आने वाला अपनी भविष्य, जो राजनीतिक भविष्य, जो भविष्यवाणी करने वाला जो है, सब अपनी समझ गए। तो उसके हम्म वजह से जो है, जहां जहाज डूबते कप्तान से पहले जो है चूहा भागता है, उसी तरीके से हम्म कप्तान तो डूबेगे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आने वाला समय पर उस कप्तान की जो है बहुत बुरे हाल है। क्योंकि इसी बीच में एक डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि जो सेपरेटिस्ट, जो हम्म सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन जो मांग रहे हैं, ये होम मिनिस्टर के साथ मिलके, मैं अभी मीटिंग में था उसी का, वो एक होम मिनिस्टर के साथ जो है गुप्त गुप्त रूप से जो है 2-3 बार जो उनका मीटिंग हो चुका है, 7वीं मीटिंग हो चुका है, लेकिन मणिपुर के एमएलए के साथ। कुकी समुदाय हाँ जी, हाँ जी। अकेले हैं या उसमें जो कम्युनिटी और बाकी जो कुकी हिल जो ट्राइब्स ये हैं वो लोग भी हैं, है? कुकी जो यूनाइटेड ये लोग जो है, दिस इज एक 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 14 ट्राइब के समूह है ये। 14 ट्राइब्स का समूह, जी। हाँ,
तो जी। ये लोग जो है होम मिनिस्टर, इसमें एमएलए भी शामिल था, 10 एमएलए की जो है उनके जो प्रतिनिधि के साथ जो है होम मिनिस्टर के साथ जो है 7वीं बार उनकी मीटिंग हो चुका है। ये मिटई एमएलए को, मिटई राजनेताओं के, एमएलए को, लीडर्स को पता ही नहीं था ये। इसका मतलब अंदर ही अंदर कुछ न कुछ पक रहे हैं ये। अब हुँ, ये बहुत बहुत बड़ी खुलासा कर रहा हूँ मैं ये। तो हुँ, मणिपुर में आने वाला समय पर हो सकता है जेएनके मॉडल पर, लद्दाख मॉडल पर इनको जो है अलग किया जाए, या हुँ, ये जो है बीरेन सिंह को समझना ज़रूरी है, क्योंकि मणिपुर एक 36 लाख की पॉपुलेशन पे जेएनके बहुत बड़ा है मणिपुर के कंपैरिज़न टू मणिपुर। पॉपुलेशन में भी बहुत नीचे है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो जेएनके मणिपुर से बहुत ज़्यादा है। मणिपुर हुँ, जेएनके के बजट बहुत ज़्यादा है। तो मणिपुर से जो भारत सरकार को जो मिलने वाला जो लाभ जो है, जो हमारा अडानी और अंबानी साहब को जो मिलना है, आतमजीत जी, हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है, जो इंपोर्टर जो होंगे बीआईएस के मापदंड पर होंगे, छोटे मोटे 100 करोड़ की, 50 करोड़ की जो टर्नओवर वाले जो बिजनेस वाले जो है वो इंपोर्ट की जो उनको क्या बोलते हैं, लाइसेंस ही नहीं होंगे। मणिपुर एक ईस्टर्न कॉरिडोर के साथ, ईस्ट एशिया के साथ एक कनेक्टिंग डोर है। ये बहुत बड़ा जो ग्रैंड ट्रैंक रोड जो है हुँ, मणिपुर से, जो दिल्ली से लेकर के, जो अहमदाबाद से लेकर के हुँ, थाईलैंड तक की जो है अंदर की तरफ, बहुत चाइना की तरफ जो है जाने वाला जो ट्रंक रोड जो है वो है। हुँ, तो उसमें हुँ, फायदा किसको रहेगा? फायदा अदानी को रहेगा। फायदा उधर की लोकल 100 करोड़ 50 करोड़ बिजनेस करने वाले को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसके पास बीआईएस हुँ, जो सर्टिफिकेशन जो है वो देना नहीं है। तो उसी मतलब फ्यूचर जो बिजनेस की जो उसको देख करके होम मिनिस्टर साहब जो है बहुत कुछ हुँ, मणिपुर में अंदर ही अंदर बहुत उसकी जो है कुछ दे आर कुकिंग समथिंग व्हिच इज न्यू, वेरी अंडर कवर, बिकॉज क्योंकि वो बफर जोन है। चूराचांदपुर की तरफ जैसे मोरे जो है, मोरे इज इंटरनेशनल बॉर्डर, बिल्कुल बिजनेस हब है, इकोनॉमिक हब है, इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसको लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत जो किया गया था। तो वो जो है टोटली अभी कुकी के अंदर है। उसमें असम राइफल्स है, असम राइफल को डेजिग्नेट किया था, जो जो सू के अंदर जो टेररिस्ट है। इसमें जो डीप स्टेट की जो इन्वॉल्वमेंट जो है बहुत बिल्कुल खुलासा कर सकते हैं आप अपनी तरफ से। ये डीप स्टेट इन्वॉल्वमेंट है। उसमें किस तरीके से जो सेग्रीगेट करके मणिपुर के जो ईस्टर्न कॉरिडोर जो है, एक मैं आने वाला समय पर कुछ दिनों के अंदर एक लद्दाख की तरह एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की जो मैं कल्पना करता हूँ, क्योंकि जो अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन जो चल रहा है, जहां तक नाउ लेट अस कम बैक टू अगेन इन द पॉइंट ऑन द दैट जेडीयू एमएलएन जेडीयू's पोजीशन। जेडीयू भी अब समझिए कि आने वाला समय पर जो है बीजेपी इसको एब्जॉर्ब कर लेगा टोटली जो है। नीतीश कुमार जी जो है, जो अपेक्षा कर रहा था मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, मैं अगेन चीफ मिनिस्टर बनूंगा, ये मुझे ऐसे लगता है कि नीतीश बाबू को ये जो पलतूराम जी इसको बोलते हैं, मुझे थोड़ा-सा आशा कम लग रहा है कि अगर वो लल्लू प्रसाद यादव के साथ अगर जाता, फ़ायदा में रहता है। कम से कम 20, 25, 40 एमएलए तो उसके पास अपनी जो है पल्ले में रहता है, ये उसके बाद वो ये आप बात ये आप बिहार की बात कर रहे हैं, जो इनका हाँ, मैं बिहार की बात जेडीयू आरजेडी का। मैं पहले मणिपुर पे एक सवाल और करना चाह रहा हूँ। जी, मणिपुर में अगर देखा जाए तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। आपको याद होगा संगमा की पार्टी ने भी ऐसा किया था, समर्थन वापस लेने का काम। और शायद जेडीयू के जो अध्यक्ष थे के एच बीरेन सिंह, उन्होंने भी संगमा की पार्टी के उस पे तर्ज पर ये इस्तीफा वापस लेने की बात की। उनका एक ही एमएलए, 5 एमएलए तो ऑलरेडी बीजेपी उनकी खा चुकी है। और ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने शुरुआती दौर में कहा, आज कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी यही कहा कि मणिपुर में बीजेपी और पीएम मोदी के पाप का घड़ा भर चुका है और इसका एहसास मोदी के घटक दलों को हो चुका है। और इसी वजह से शायद जहां-जहां इलेक्शन आते हैं, वहां-वहां गठबंधन के दल मोदी जी से रास्ता काटने लगते हैं। बीजेपी के साथ वोट मांगने जाएंगे तो शायद वोट नहीं मिलेगा। हाँ,
ईसीआई के थ्रू, ईवीएम के थ्रू वोट मिल जाए तो वो अलग विषय हो जाता है, फिर वो इलेक्शन नहीं है, वो एक धोखा है डेमोक्रेसी के नाम पर। मैं आपसे देखिए, मेरा सवाल आपसे मेरा दूसरा सवाल, ये एक सवाल तो ये आपको समझा दी, दूसरा सवाल ये है मेरा आपसे कि चलिए आपने जेडीयू के अध्यक्ष को कह दिया कि निकाल दिया, कि उसने जो गवर्नर को चिट्ठी करी उसमें जेडीयू का जो नेशनल एग्जीक्यूटिव था, जिसके चेयरपर्सन या जिसके कोऑर्डिनेटर जो है नीतीश कुमार जी हैं, तो उनको 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 कॉन्फिडेंस में लिए बगैर आपने गवर्नर को चिट्ठी दे दी। पर सवाल ये खड़ा हो जाता है कि जेडीयू का अब प्रदेश अध्यक्ष है कौन? क्या किसी को मनोनीत किया है उन्होंने, या अभी अभी? तक तो अभी नीतीश जी के जो ट्वीट देख रहा था, हमने 7 बजे की करीब जो नीतीश जी के ट्वीट जो है हमारे पास संज्ञान में आया था, क्योंकि मैं भी कुछ आरएनडी कर रहा था। तो नीतीश जी ने अभी तक तो कोई नया जो है उसको अपॉइंट नहीं किया। देखिए, उत्तर पूर्वी भारत में जो है असम, इवन असम भी जो है इसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व है। जो उत्तर पूर्वी भारत के जो इलेक्शन जो है, ईवीएम के अलावा बल के इस्तेमाल, क्योंकि टेररिस्ट अफेक्टेड स्टेट है, तो काफी लोग इसको इस्तेमाल कर लेता है। अब नागालैंड में भी जो आज एक डेवलपमेंट आया है, 15 जो एनपीपी के जो सदस्य जो है कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होने का संकेत हो चुका है ऑफिशियली तो, बट और भी जो उछलने का भी तैयारी है। इस तरफ जो है असम में भी जो है काफी हलचल, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा कितना झूठ बोलेगा, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा पहले तो कांग्रेस के वो थे, तो आपको मालूम है दो दो जो बहुत बड़े जो स्कैम है, उसके उसके वाइफ के नाम पर भी स्कैम है, और खुद के नाम पर भी जो 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 स्कैम है उसको दबाने के चक्कर में, क्योंकि जब तक वो अगर बीजेपी के साथ नहीं रहेगा तो ईडी और सीबीआई और आईटी जो है वो जरूर परेशान करेगा। और जितनी जो आप तीखी भाषा बोलेगा, जितने तीखी भाषा बोलेगा हेमंत बिस्वा शर्मा के मतलब उसमें रेजिस्टेंस बीजेपी में रहने का संभावना लंबा रहता है। जैसे झारखंड में वो जाकर के इंट्रूडर की, बांग्लादेशी इंट्रूडर की बात करें, झारखंड के और बांग्लादेश से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी उसने, क्योंकि अपने बचाव में, क्योंकि अगर वो ऐसे भाषा नहीं बोलेंगे तो हेमंत बिस्वा शर्मा की जो बीजेपी में रहना थोड़ा सा संभव नहीं है, क्योंकि उसके जो जितनी जो क्राइम है, क्रिमिनल जो है, वो इवन मेरे ख्याल में जो है ईडी सीबीआई भी नहीं दबा सकता, लेकिन वो दिल्ली के दबाव पर जो है वो उससे इस्तेमाल नहीं हो रहा है। उत्तर पूर्वी भारत में बहुत कुछ हलचल इंटरनली, क्योंकि असम के इलेक्शन आने वाला है, असम के इलेक्शन 26 में है, अभी बहुत कुछ बीजेपी के अंदर भी जो है तकलीफें जो है वो शुरू हो गए, क्योंकि जनता अब कितने दिन आप 5 किलो अनाज पर आप पालोगे, ये लोग भी समझ चुका है। और जो बांग्लादेश की जो इंट्रूडर की जो बातें जो चल रहे थे, ये जो दिल्ली के मीडिया और उधर की हकीकत में, ग्राउंड सिचुएशन में बहुत फर्क है। मैं तो कहता हूं कि दिल्ली के मीडिया की जो बड़े-बड़े जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज की, इवन जो रोहिंग्या की जो बात करते हैं, रोहिंग्या के जो असली जड़, रोहिंग्या कहां से आते हैं इनको दिल्ली वाले को पता नहीं है। रोहिंग्या एक म्यांमार के एक मुस्लिम वेस्टर्न रीजन, जो बांग्लादेश के बॉर्डर के एक रीजन के नाम है, लेकिन इधर दिल्ली और नॉर्थ इंडिया में इसको समझते हैं बांग्लादेशी समझते हैं। इवन बांग्लादेश खुद जो है रोहिंग्या से परेशान है, क्योंकि बांग्लादेश ऑलरेडी उनके जो पॉपुलेशन ओवरफ्लो है, तो वो दिल्ली के मीडिया, दिल्ली के बड़े बड़े अच्छे से जर्नलिस्टों को भी पता नहीं है रोहिंग्या कौन होता है। तो चलिए फिर हम आते हैं अपने जो उत्तर पूर्वी भारत की जो उथल पुथल हो रहे, जो अनस्टेबिलिटी जो हो रहा है, जो राजनीति में, मणिपुर और जो नागालैंड में जो आने वाला समय पर बहुत बड़े चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। ये मणिपुर के जो एमएलए जो है, इसमें भी बीजेपी के एमएलए भी जो है, मुझे ऐसे लगता है कुछ तो, क्योंकि अपने हो सकता है अपनी अंदर की ईमान जाग गए हो, आप कितनी
पाप की धारा जो है भरने के बाद जो है वो अपने सरेंडर तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगले इलेक्शन 26 में है, तो अभी से उन्होंने अपनी फील्ड जो है, अपनी जो आने वाला रास्ता जो है उसको नापना शुरू कर दिया। उनका सपना जो है वो अब पैसे से उतना तो खरीद नहीं सकता, ये बंदूक से तो उतना वो नहीं होगा, लेकिन क्योंकि आपने जो 2024 का जो इलेक्शन, जो लोकसभा की इलेक्शन है, उसमें जनता ने बहुत बुरी तरीके से जो है बीजेपी को नकार दिया। तो उसी डर की वजह से बीजेपी के कुछ एमएलए जो है, मुझे ऐसे लगता है कि बीजेपी छोड़ देंगे। ये है मणिपुर की जो हकीकत। और नागालैंड में भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है जो नागालैंड गवर्नमेंट के, जो उसमें जो एमएलए मेरा जो है। मेरा आपसे सवाल आखिरी ये रहेगा कि सीए एनआरसी को लेकर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कंसंट्रेशन कैंप्स बना दिए। आपको याद होगा जब अमेरिका ने अटैक किया था अफगानिस्तान पर और गौतेमाला में कंसंट्रेशन जब कैंप लगाया गया, इराकी प्रिजनर्स और अफगानी प्रिजनर्स को जिस तरीके से वहां पे डील किया गया, वैसा ही कुछ कंसंट्रेशन कैंप बनाकर असम में रोहिंग्यास के नाम पे, बांग्लादेशियों के घुसपैठ के मामले में असम सरकार ने, हेमंत सर्वा बिस्वा की सरकार ने बहुत काम ऐसे किए, जिसमें कंसंट्रेशन कैंप बनाए, गांव के गांव उजाड़ दिए, कहीं आगजनी हुई, कहीं हत्याएं हुई, कहीं घर लूटे गए, बहुत कुछ हुआ। और अब घुसपैठिया हो या बांग्लादेशी हो, उनके घुसपैठियों के नाम पर पूरा अराजकता का माहौल महाराष्ट्र से लेके कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, असम, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा और मणिपुर में तो जेनोसाइड हो ही रहा है। मैं तो उसको वायलेंस नहीं कहूंगा, जेनोसाइड कहूंगा, जो 2-2.5 साल से चल रही है। आम आदमी बहुत परेशान हो रहा है। और गृह मंत्रालय ने अजय भल्ला को, होम सेक्रेटरी जो थे, उनको गवर्नर बना के भेजा है। इसका मतलब है कि गृह मंत्रालय का पूरा हस्तक्षेप मणिपुर को कंट्रोल करने का है या आगजनी फैलाने का है, ये तो मैं नहीं कह सकता, पर एन बीरेन सिंह बिल्कुल नाकामयाब हो गए हैं। ऐसे सूरत हाल में कोई सपोर्ट दे या ले, जब सरकार की डोर ही गृह मंत्रालय के हाथ में है, तो मणिपुर का आने वाले समय में होगा क्या? बस मैं आपसे ये समझना चाहता हूं। और ये घुसपैठिया वाला जो मामला है, ये सिस्टर स्टेट्स जो हैं, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, ये कितना परेशान है इस घुसपैठ के मामले में? क्या ये घुसपैठ का मामला पॉलिटिकल है या कोई इसका असली और मकसद है? मैं आपसे ये समझना चाहता हूं। नहीं, घुसपैठ का जो समस्या है, क्योंकि वहां पर जो इंडिजिनस पीपल है, इंडिजिनस जो जहाँ की वासिंदा है, यहाँ की मूल निवासी जो है, तो वो परेशानी में है, क्योंकि वो अपनी जमीन पर वो माइनॉरिटी स्टेटस पर आ चुका है। जैसे मणिपुर, चुराचांदपुर, जैसे मणिपुर म्यांमार बॉर्डर जो है, उसमें अनरजिस्टर्ड जो घुसपैठियां काफी आ चुका है। देखिए, ये जो है स्टेट गवर्नमेंट का फेलियर नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का फेलियर है। बॉर्डर में तो आप बीएसएफ रखा हुआ ना, ये क्या स्टेट गवर्नमेंट का मैटर है? ये स्टेट गवर्नमेंट का मैटर नहीं है, ये सेंटर का मैटर है। तो इसका मतलब आप जो दिल्ली में जो बैठे हुए सरकार जो है, आप आंखें बंद करके बैठा हुआ है, या आप फेल है आपकी पॉलिसी में, आप या आपकी फौज नाकाम है। मैं फौज का नाकाम तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि फौज अपनी मर्जी से काम नहीं करता, दिल्ली के इशारे पर काम करता है। कौन सरकारी कर्मचारी किसके इशारे पर काम करता है? सब दिल्ली के। सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा तो दिल्ली के इशारे पर, और स्टेट गवर्नमेंट को होगा तो स्टेट कैपिटल के इशारे पर काम होता है। अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो असम भी काफी हद तक जो है, काफी हद तक नहीं, बहुत, जो आपने जो कंसंट्रेशन कैंप की जो बात की है, फौज में नौकरी किए हुए 32 साल नौकरी करके एक ऑफिसर कैप्टन की रैंक पर जो रिटायर हुए हैं, वो भी कंसंट्रेशन कैंप के फेस करना पड़ा, क्योंकि उस सी एनआरसी के समय पर जो उसको विदेशी घोषित कर दिया गया। 17 लाख जो डिटेक्शन में 13 लाख तो हिंदू निकले। जब जब आपके 13 लाख हिंदू निकले, तो भाई आपको तो हिंदू बचाने वाला जो पार्टी था, तो उसकी वजह से जो सीएए लेकर के आए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आए, उसको पाकिस्तानी को नहीं लाना था उन्होंने। बांग्लादेशी हिंदू जो थे, जो यहाँ पर जो इंडिया में असम में बैठे हुए थे, क्योंकि ये जो है 2014 से पहले गए सीएबी था,
मैं दिल्ली में खूब मतलब हमने हल्ला किया, कई सोशल ऑर्गेनाइजेशन को इवन आपने देखा मैंने भानु प्रताप जैसे लोगों को मैंने इकट्ठा किया था। देखो भाई, यहाँ पर जो है अब ये आने वाला समय पर जो है ठीक 2 साल के बाद दिल्ली में एनआरसी, सीएए वाला जो है पूरा देश में जो है हल्ला मच गया। सबसे पहले मैं था जो दिल्ली में जो सीए एनआरसी के जो आगाह करने वाला था। लेकिन दिल्ली के मीडिया लोगों ने मैं उत्तर पूर्व भारत की शक्ल सूरत में थोड़ा-सा फ़र्क होने के नाते वो मेरा बातों को इग्नोर किया था। लेकिन हम्म। देर आए दुरुस्त आए, असम में जो है कंसंट्रेशन कैंप जो है 3 कंसंट्रेशन कैंप ने बहुत काम किया। तो वो एक निंदनीय था, एक अमानवीय जो हिसाब से जो है क्योंकि उस जो जो उस ट्राइब्यूनल में कोई सुनवाई नहीं है। उसमें कोई सुनवाई नहीं है। आपको जब काफ़ी दिक्कतें लोगों को उसमें तो सबसे पहले तो शर्मा पंडित लोग उसमें अफेक्टेड था। तो जब उन्होंने देखा इससे तो 13 लाख तो हिंदू निकला, तो उसकी वजह से जो है एए यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट ये देखिए असम में जो आईएमडीटी जो है इसकी बहुत पहले से ही था, ये आज से नहीं था। बट कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस एक मैनेजेबल राजनीति मतलब सिचुएशन क्राइसिस मैनेजमेंट जो है कांग्रेस बहुत एक्सपर्ट है। मैं इस चीज में कांग्रेस के मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेटेड नहीं हूं, लेकिन कांग्रेस की जो तौर तरीका जो है हम उसको जो है देखिए अच्छा है तो अच्छा, हमको तारीफ करने में कोई गुरेज नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस ने जिस तरीके से जो मैनेज किया कभी आवाज नहीं आया कांग्रेस की तरफ, मैंने कभी शिकायत सुना नहीं है। जरूर थोड़ा सा देखिए इतनी बड़ी जो 3 करोड़ की पॉपुलेशन को असम 3 करोड़ की पॉपुलेशन को मैनेज करने में तो टाइम लगता है। बट कांग्रेस के जमाने में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आए थे। बीजेपी आते ही इसको अब एक देश को एक आग उबालना मतलब कढ़ाई के ऊपर चढ़ा दिया था। पूरा देश नाच रहा था। तो बीजेपी के जो उनके जो आइडियोलॉजी जो है उसको ना हिंदू बचाना था ना मुस्लिम बचाना था, उनको पॉलिटिक्स करना था। ये था असम की जो हेमंत शर्मा की जो पॉलिसी। और हेमंत शर्मा अपनी मर्जी से नहीं करना है, वो दिल्ली के इशारे पर करते हैं। हेमंत शर्मा की कोई औकात नहीं है, मैं सही बताऊं तो हेमंत शर्मा की कोई औकात नहीं है। वो तो राहुल गांधी के बिस्कुट पे ही जो फिदा था वो तो बिस्कुट नहीं मिला इसलिए जो है कहीं भाग गए। जी जी ये बहुत कम लोग जानते हैं राहुल गांधी के बिस्किट और जो हेमंत बिस्वा शर्मा के बिस्किट की कहानी जो है। ये एक दिन इसका चर्चा करेंगे, विस्तार से करेंगे। आप जानते हैं इसको। वो उनकी जो वो पालतू वो जो बिटिया थी, वो बिटिया के बारे में बात करेंगे हम किसी दिन। मुझे ऐसा लगता है, मुझे खुद ऐसा लगता है एजम साहब, मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, हालांकि इसकी कोई पुष्टि किसी जनता दल यूनाइटेड के ना नेता ने की है, ना मेरे पास कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन अभी है। पर मुझे ऐसा लगता है कि बिहार इलेक्शन आते आते जनता दल यूनाइटेड अपने सेकुलर वोट बैंक को कैसे एकत्र करेगी। भारतीय जनता पार्टी के तो बिल्कुल यादव मुस्लिम खिलाफ है। और लालू प्रसाद यादव ने पहले भी, अभी हाल ही में 1 महीना पहले नीतीश कुमार को ऑफर की थी कि भैया वापस आ जाओ और हम मिलकर चुनाव लड़ते हैं विधानसभा का और भारी मेजोरिटी से जीतेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काफी रोष है। पर आपको पता है कि बिहार एक बीमारू स्टेट भी है और उनको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, और वो पैसा अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ आप बिगाड़ के रखेंगे सेंटर की सरकार के साथ, तो वो पैसा नहीं मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार इलेक्शन आते आते शायद भारतीय जनता पार्टी से अलविदा कह दें, पर अभी उनकी मजबूरी है, क्योंकि राजस्व के पास पैसा नहीं है और यही उनकी मजबूरी जो है। उनको पलटू राम का टैग लग जाता है, कई बार उनको ऐसा कहा जाता है कि वो अपना आपा खो चुके हैं, उनको सुध बुध नहीं है, कभी मोदी जी के पैर पड़ जाते हैं, कभी 2 बार नमस्ते कर देते हैं, कभी उनके हाथों को देखते हैं, कभी धनुष बाण, रामलीला में आपने देखा मैदान में दशहरे में कैसे उन्होंने धनुष बाण को एकदम फेंक दिया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें उनके बारे में अब लोकल मीडिया में है। पर मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार की जो कोर टीम है, जो उनकी इनर टीम है, जो जनता दल यूनाइटेड पिछले 15 सालों से 1.5 दशक से भारतीय जनता अपना बिहार स्टेट पे पॉलिटिक्स पे कब्जा है उनका, और लोग उनको बार बार वोट करके जिताते हैं, तो उनको हल्का आंकना गलत होगा। हाँ, ये जरूर है
कि बिहार इलेक्शन आते-आते शायद समीकरण बदलें। पर मणिपुर में जो आज घटना हुई, ये शायद एक आप कह सकते हैं कि एक ट्रेलर है और पिक्चर आनी अभी बाकी है। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए हिजम भाई आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद। नमस्कार। जी, जी।